तो आज का आपका टॉपिक है सिफिलिस। आज के इस लेक्चर में हम सिफिलिस को डिटेल स्टडी करने वाले हैं। देखेंगे कि सिफिलिस होता क्यों है, सिफिलिस होने से हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम सिफिलिस की तरफ किस तरह से रिएक्ट करता है, सिफिलिस के साइन एंड सिम्टम एंड सिफिलिस के ट्रीटमेंट, साथ ही साथ सिफिलिस जो है फैलता कैसे है, स्प्रेड कैसे होता है। तो कंप्लीट लेक्चर है ये सिफिलिस का। और बात करूं सिफिलिस के इम्पोर्टेंस की, तो टॉपिक तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक आपको बीएससी नर्सिंग और बी फार्मेसी दोनों ही सिलेबस में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, सिफिलिस। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, जो सिफिलिस होती है, सिफिलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। मतलब सिफिलिस एक एसटीडी है। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। मतलब सेक्स करने से जो बीमारी फैलती है उसे हम कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सिफिलिस भी क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि सेक्स करने से फैलती है, या फिर आप बोल सकते हो कोइटस परफॉर्म करने से फैलती है। और जैसे एड्स होता था, तो एड्स के लिए मैंने आपको पढ़ाया था कि एड्स भी क्या है, एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। एड्स भी सेक्स करने से फैलता है। और वहां पे हमने देखा था जो एड्स होता है वो एचआईवी वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो हमने बोला था कि एचआईवी वायरस की वजह से एड्स होता है। ये पुराने लेक्चर में हमने देखा था, एड्स के लेक्चर में। पर आज हम पढ़ रहे हैं सिफिलिस। और हम बोल रहे हैं कि सिफिलिस भी क्या है, एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। मतलब ये भी सेक्स करने से फैलती है। तो एड्स तो वायरस की वजह से हो रहा था। अब देखते हैं सिफिलिस किसकी वजह से हो रहा है। तो देखिए, जो सिफिलिस होता है वो सिफिलिस आपको पैरासाइट की वजह से होता है। और कौन सा पैरासाइट? ट्रेपोनिमा पैलिडम। तो जो ट्रेपोनिमा पैलिडम पैरासाइट होता है उसकी वजह से आपको क्या होता है, सिफिलिस होता है। सिफिलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। और यहाँ पे आपको लिखा है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि ये जो पैरासाइट है ट्रेपोनिमा पैलिडम, ये बाहर सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये ह्यूमन की बॉडी में ही सरवाइव कर पाएगा, या फिर आप बोल लो किसी लिविंग बॉडी में सरवाइव कर पाएगा। तो ये जो ट्रेपोनिमा पैलिडम है ये लिविंग बॉडी में आता है और फिर अपने नंबर बढ़ाता है, ग्रो करता है। ये क्या है? ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है ट्रेपोनिमा पैलिडम, ये सिफिलिस करता है। और सिफिलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि सेक्स करने से स्प्रेड होती है। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि जो हमारे एक्सटर्नल जेनिटिलिया होते हैं, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ओके, मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? पेनिस होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? वेजाइना होती है। तो वेजाइना और पेनिस की जो स्किन होती है उसको ये डैमेज कर देता है। साथ में वहां पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको भी ये डैमेज कर देता है। तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है। तो देखो नेक्स्ट लाइन में आपको एक वर्ड दे रखा है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया का मतलब होता है मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन पेनिस होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन वेजाइना होती है। तो यहाँ पर ये जो सिफिलिस होता है, सिफिलिस कब होता है? जब ट्रेपोनिमा पैलिडम जो है आपकी बॉडी पे अफेक्ट कर दे। और वो कांटेक्ट की वजह से होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से। तो इस दौरान क्या होता है, हमें पता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है। तो जो वेजाइना होती है, जो पेनिस होता है, उन पे जो स्किन की कवरिंग होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो अफेक्ट हो जाती है। जब कभी पेशेंट को सिफिलिस होता है तो उसके जेनाइटल रीजन में सूजन आना स्टार्ट हो जाती है, वहां की म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, वहां की स्किन डैमेज हो जाती है। और कभी कभी तो ये माउथ में भी होता है। माउथ की स्किन डैमेज हो जाएगी, माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पर भी डैमेज देखने को मिलेगा आपको सिफिलिस के पेशेंट को। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर सिफिलिस का पेशेंट बनाया, तो यहाँ पर जो इसका जेनाइटल रीजन है, यहाँ पर आपको स्किन डैमेज और म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज मिलेगा। साथ ही साथ जो जेनाइटल ऑर्गन है वो सूजे हुए मिलेंगे। और कभी कभी मुंह में भी प्रॉब्लम आ सकती है, माउथ में भी, क्योंकि ऑरल सेक्स वगैरह होता है तो माउथ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। वहां पर भी सिफिलिस का जो ट्रेपोनिमा पैलिडम है वो जाके स्प्रेड हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है ट्रांसमिट टू अदर्स। तो बिल्कुल हो सकता है, अगर मान लो मेल को
सिफिलिस है और मेल ने फीमेल के साथ इंटरकोर्स किया तो फीमेल को भी क्या हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा। और सिफिलिस में क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको एक जनरल सिम्टम बताया है कि सिफिलिस में एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो होते हैं वो सूज जाते हैं, वहां की स्किन डैमेज हो जाती है। पर जब ये बॉडी में चला जाता है तो वहां पर इसके अलग अलग एक्शन होते हैं। जब ये सिफिलिस का जो ट्रेपोनिमा पैलिडम, यहाँ पे मैंने आपको बताया ये जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, जब ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है ना, तब तो ये बहुत धूम मचाता है। तो अभी देखेंगे हम कि किस तरह से ये ब्लड स्ट्रीम में अफेक्ट करता है। यहां तक क्लियर है आपको? देखिए यहाँ पर आपको लिखा है एक्वायर्ड सिफिलिस। देखिए दो तरह से होता है, एक होता है एक्वायर्ड, एक होता है जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब होता है कि मदर से, जैसे मदर को सिफिलिस था और आप यहाँ पे यूट्रस में अटैच हो, ठीक है, तो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू आप में भी सिफिलिस का पैरासाइट आ सकता है। ठीक है, ये तो हो गया जेनाइटल कि आपको पैदा होते ही सिफिलिस का जो पैरासाइट है वो फ्री में साथ में मिल रहा है। तो जेनेटिक आपको क्लियर है, जेनेटिक होता है मदर से बेबी में प्लेसेंटा के थ्रू। और जो एक्वायर्ड होता है, एक्वायर्ड में क्या होता है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होता है। जैसे यहाँ पर मेल है, ओके, और सपोज करो इस मेल को सिफिलिस है और यहाँ पर एक फीमेल है और इस फीमेल और मेल के बीच में सेक्स हुआ, इंटरकोर्स हुआ, कोइटस हुआ, एक ही नाम है, सेक्स बोल लो, कोइटस बोल लो, इंटरकोर्स बोल लो, तो जो मेल अफेक्टेड था ना वो फीमेल को भी अफेक्ट कर देगा, फीमेल को भी सिफिलिस हो सकता है अगर मेल को सिफिलिस है तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्वायर्ड, क्योंकि ये मदर से नहीं आया, ये पहले से ही पेशेंट में था, इस मेल को पहले से ही था और इस मेल ने फीमेल को भी कर दिया। तो फीमेल को मदर से थोड़ी ना आया, फीमेल को तो बाहर से कॉन्टेक्ट आने से आया। तो यहां पर इस तरह को हम बोलेंगे एक्वायर्ड सिफिलिस। ओके, तो देखो कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि जेनाइटल रीजन की स्किन खराब हो जाती है, वहां की म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। तो मैंने आपको बोला था कि माउथ में भी इन्फेक्शन हो सकता है। अब माउथ में कैसे हो सकता है, क्योंकि ओरल सेक्स भी होता है, एनाल भी होता है, वेजाइनल भी होता है। तो यहाँ की जो जेनाइटल रीजन होते हैं, यहाँ की स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है जब कभी भी इंटरकोर्स होता है। और अगर मेल को या फीमेल को, किसी भी एक को पहले से ही सिफिलिस है तो दूसरे को भी होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, इट कैन ऑल्सो हैपन व्हेन पीपल शेयर कंटामिनेटेड नीडल्स। कंटामिनेटेड नीडल्स शेयर करने से भी हो सकते हैं। जैसे ये पर्सन है, ओके, और इस पर्सन ने कोई नीडल पिंच करी और यही नीडल इसने रख दी। अब इस नीडल पे इसके ब्लड सैंपल रह गए, ब्लड ट्रेसेस रह गए, और ये नीडल किसी और ने यूज कर ली पिंच करने के लिए। जैसे ब्लड सैंपल वगैरह पहले लेते थे हम नीडल से पिन करके, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता था कि कभी कोई अनट्रेंड हो और कोई कंजूस हो तो उसने यही नीडल दूसरे को भी लगा दी। अब मानो इस पेशेंट को लगाई थी और इस पेशेंट को क्या है, मान लो सिफिलिस था, तो इसके ब्लड में सिफिलिस था, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको आ गया इस निडल को, और ये निडल हमने दूसरे को लगा दी, तो बेचारे इस बॉडी के अंदर भी क्या चल जाएगा, वो पैरासाइट चल जाएगा, ट्रेपोनिमा पैलिडम सिफिलिस का। तो इसको बेचारे को फ्री में ही सिफिलिस हो गया। तो ये बाहर से हुआ है, और जो बाहर से होता है वो होता है एक्वायर्ड, और जो मदर से आ रहा है वो होता है जेनेटिक। तो एक्वायर्ड कैसे हो सकता है, सेक्स के थ्रू हो सकता है, साथ ही साथ नीडल शेयर करने पे भी हो सकता है, और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में भी हो सकता है। कैसे, तो देखो इस पॉइंट में लिखा है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद स्किन लेशंस। मतलब अगर किसी पेशेंट को, सपोज दिस इज द पेशेंट, और इसकी स्किन पे सिफिलिस वगैरह है, ठीक है, सिफिलिस की डिजीज हो रखी है इसको, इसकी स्किन पे ट्रेपोनिमा पैलिडम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई और बंदा यहाँ पर आया, इससे हग वगैरह करा या इससे हैंडशेक करा और इसको कहीं कट वगैरह लग रहा है, तो इसमें ट्रांसमिट होने के चांसेस बनते हैं। तो सिफिलिस ऐसे भी ट्रांसमिट हो सकता है स्किन लेशन से। ओके, तो सिफिलिस के ट्रांसमिशन के मैंने आपको तरीके बताए कि सिफिलिस जो है हमारी बॉडी में आ कहाँ से रहा है, या तो सेक्स करने से आ रहा है, या फिर किसी नीडल को शेयर करने से आ रहा है, या फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी आ सकता है। ओके, ये वाले हो गए एक्वायर्ड सिफिलिस, मतलब जो बाहर पैदा होने के बाद होते हैं। एक होता है कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर है मदर, और मदर के यूट्रस में हम अभी पैदा हो रहे हैं, अभी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो हमारा न्यूट्रिशन होता है ना, जब ग्रो करते हैं, जैसे बेबी ग्रो कर रहा है, तो जो भी न्यूट्रिशन है वो प्लेसेंटा के थ्रू लेता है। अब इस प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, ट्रेपोनिमा पेलिडम आ जाता है बेबी में, और बेबी भी पहले से ही इफेक्ट हो जाता है, बेबी को सिफिलिस के सिम्टम आने में हालांकि टाइम लगेगा, पर बेबी के अंदर ट्रेपोनिमा पेलिडम चला गया इस प्लेसेंटा के थ्रू।
जिस प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन जाना चाहिए था उस प्लेसेंटा से क्या चला गया, ट्रेपोनिमा पैलिडम चला गया, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कॉन्जेनाइटल सिफिलिस। मदर है सिफिलिस, ट्रेपोनिमा पैलिडम इन्फेक्ट, बेबी इन यूट्रस। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। या फिर जब बेबी जो है बाहर निकलता होता है ना, जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं और बेबी को बाहर निकालना होता है, तो एग्जिटिंग के टाइम पे भी हो सकता है उसको। तो या तो एग्जिटिंग के टाइम पे हो गया, या फिर पहले ही हो गया, प्लेसेंटा के थ्रू पहले ही आ गया। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि मदर को सिफिलिस था। ठीक है, मदर को था तो बेबी में हो सकता है, उस तरह को हम बोलेंगे कॉन्जेनाइटल सिफिलिस। तो देखो आपको यहाँ पर कॉन्जेनाइटल को डिफरेंशिएट कर रखा है, जैसे प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस एंड लेटेंट सिफिलिस। अब यहाँ पर आपको क्या बता रखा है कि प्राइमरी में क्या होगा, जैसे 1 से 3 हफ्ते हुए, जैसे ही इन्फेक्ट हुए हम, और मान लो 1 से 3 हफ्ते हो चुके हैं, तो आपकी स्किन पे क्या होगा, लेशन होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा, डॉट 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 डॉट, इस तरह से घाव टाइप होना स्टार्ट हो जाएंगे। और वहां पर आपको दिखेंगे स्पाइरोकिट्स। ओके, और ये स्पाइरोकिट्स उन लेशंस में आपको देखने को मिलेंगे, जो आपकी स्किन पे लेशंस हो जाते हैं ना, वहां पर आपको देखने को मिलते हैं स्पाइरोकिट्स, जो कि आपके सॉफ्ट टिश्यू और स्किन को डैमेज कर देते हैं। तो ध्यान से सुनना, हुआ क्या, जैसे ही आपको इन्फेक्शन हुआ, जैसे ही आप कांटेक्ट में आए ट्रेपोनिमा पेलिडम के, जैसे आप यहाँ पे हो और आप कांटेक्ट में आ गए ट्रेपोनिमा पेलिडम के, टीपी के, टीपी ट्रेपोनिमा पेलिडम, तो होगा क्या, 1 से 3 हफ्तों बाद आपकी जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है वो खराब होने लग जाएगी, और वहां पर स्पाइरोकेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये स्पाइरोकेट्स क्या करते हैं, आपकी जो सॉफ्ट टिश्यू है, आपकी जो स्किन है, उसको डैमेज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको दाने दाने बनेंगे उसे हम कहते हैं कैनकर। क्या कहते हैं, कैनकर। यहाँ पर जो आपको स्किन पे इस तरह से लेशंस हो जाते हैं उसको हम कैनकर कहते हैं। ये पेनलेस अल्सर होते हैं। कैंकर का मतलब क्या होता है, पेनलेस अल्सर। ऐसे घाव जो कि दर्द ना करे पर आपकी स्किन को, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करते जाए, तो उसे हम कहेंगे कैंकर। ओके, तो दिस कैंकर हैव ए हार्ड बेस। अब एक बात बताओ, अगर अल्सर हुआ है तो इसका बेस तो हार्ड ही होगा ना, तो यहाँ पर जो कैंकर बनेंगे उसके बेस जो है हार्ड होंगे। राइस बॉर्डर्स यूजली कवर्ड विद फ्लूइड रिच स्पाइरोकेट्स, और उसके अंदर जो सफेद सफेद पस बोलते हो जैसे आप, उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, स्पाइरोकेट्स मिलेगा। तो स्किन पे इस तरह से गड्ढे टाइप हो जाएंगे आपके। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर जब आप बीच में देखोगे, यहाँ पर इस जगह, तो आपको जो है व्हाइट पस दिखेगा जिसमें आपको स्पाइरोकेट्स भर भर के मिलेंगे। तो ये सब कंडीशन है प्राइमरी सिफिलिस की, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको कहा, आपकी स्किन पे लेशंस हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो अल्सर्स हो जाते हैं, वो भी पेनलेस, बिना दर्द वाले अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम कैंकर कहते हैं। अब इस दौरान क्या होता है, यहाँ पर बीच में एक फ्लूइड मिलता है जिसमें स्पाइरोकेट्स भर भर के होते हैं। ठीक है, पर ये स्पाइरोकेट्स जो हैं अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं थोड़े हफ्तों में। तो फिर आप बोलोगे सर अगर ये ठीक हो जाते हैं तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है, हम तो वैसे ही ठीक हो गए। पर होता क्या है, ये इन्फेक्शन तो ठीक होता है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इसको ठीक करने में लग जाता है, पर यहाँ पर जो स्पाइरोकेट्स होते हैं ना, ये स्पाइरोकेट्स हमारे स्किन के थ्रू होते हुए हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं। और अगर ये ब्लड में पहुंच गए, अगर ट्रेपोनिमा पेलिडम या स्पाइरोकेट्स ब्लड में पहुंच गया, तो काफी धूम मचा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, सिफिलिटिक कैंकर टिपिकली हील ऑन देयर ऑन फ्यू मंथ, अपने आप कुछ महीनों में सही हो जाते हैं, बट ड्यूरिंग दैट टाइम सम स्पाइरोकिल्स नियर बाय लिम्फ नोड वेयर दे कोज लिम्फेडेनोपैथी। मतलब यहाँ पे क्या होता है, लिम्फ नोड्स खराब कर देते हैं, लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं और फिर लिम्फ नोड्स के थ्रू वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ, स्पाइरोकिस्ट जो है वो ब्लड स्ट्रीम में चले गए। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये स्पाइरोकिट्स ब्लड स्ट्रीम में कब गए, 1 से 3 हफ्ते में तो इन्फेक्शन हुआ था, 1 से 3 हफ्ते में तो लेशंस बने थे, कैंकर बने थे। उसके बाद क्या हुआ था कि कुछ महीनों में ये सही होने वाला था, धीरे धीरे अपने आप हमारा इम्यून सिस्टम सही कर देता है। पर उसी दौरान क्या हुआ, उन्हीं महीनों में कुछ स्पाइरोकिट्स जो है हमारे लिम्फ में जाके ब्लड स्ट्रीम में घुस गए। और अब क्या होगा, अगर ये घुस गए अंदर, तो अब होगा सेकेंडरी सिफिलिस। मतलब occurs about 6 to 12 week आफ्टर इन्फेक्शन। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, आपको अभी इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन होने के बाद आपको सेकेंडरी सिफिलिस की कंडीशन कब आएगी, 6 से 12 हफ्तों बाद। ठीक है, ध्यान रखना, 6 से 12 हफ्ते मतलब महीने हो गए, ये 2-3 महीने।
अब देखो आगे की कहानी सुनो। यहाँ तक हमें पता था कि जो स्पाइरोकिट्स है वो ब्लड स्ट्रीम में आ गए। अब 6 से 12 हफ्तों बाद क्या होगा, जैसे ही स्पाइरोकिट्स ब्लड स्ट्रीम में आए उसे हम कहेंगे स्पाइरोकिटेमिया। दिस कोज जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी। जैसा कि हमने कहा, वो ब्लड स्ट्रीम में आने से पहले क्या करके गए थे, लिम्फेडेनोपैथी करके गए थे, मतलब लिम्फ नोड में इन्फ्लामेशन करके गए थे, लिम्फ नोड को खराब करके गए थे। चलिए, द स्पाइरोकिट अटैक एंड इन्फेक्ट एंडोथेलियल सेल इन स्मॉल कैपिलरी नियर द स्किन। हमारी स्किन के पास जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, जो कि मैं आपको ग्रीन कलर से बना के दिखा रहा हूं, इन कैपिलरीज को डैमेज कर देता है स्पाइरोकिट्स। 6 से 12 हफ्तों बाद, जैसे ही आपको ट्रेपोनिमा पेलिडम का इन्फेक्शन हुआ, तो उसके 6 से 12 हफ्तों बाद क्या होगा, स्पाइरोकिट्स जो है आपकी छोटी छोटी कैपिलरीज जो कि आपकी स्किन के पास है, ये ब्लू कलर से मैंने बना रखी है स्किन, और इस स्किन के पास जो ये छोटी छोटी ग्रीन कलर से मैंने कैपिलरीज बना रखी है, इस कैपिलरीज में स्पाइरोकिट्स घुस जाते हैं और वहां पे जाके इन कैपिलरीज को वो डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो काफी प्रॉब्लम आती है इस कंडीशन में। फिर आपको रैशेस वगैरह होती है, क्योंकि ये सब चल तो स्किन पे रहा है, घाव भी स्किन पे ही हो रहे हैं। फिर आपको रैशेस होती है, खुजाल चलती है बहुत तेज तेज। ठीक है, तो ये होता है सेकेंडरी सिफिलिस। नाउ वी मूव ऑन लेटेंट और डोरमेंट। यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है डोरमेंट या फिर एसिम्टोमेटिक। तो देखिए, जो लेटेंट फेज होती है वो दो तरह से होती है, एक होती है अर्ली, एक होती है लास्ट फेज। पर उससे पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हमने कहा था सेकेंडरी सिफिलिस में कि जो ब्लड वेसल होती है, जो हमारी स्किन होती है, उसके पास जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है वो खराब होने लग जाती है। ये सेकेंडरी सिफिलिस में हमने देखा था कि जो स्पाइरोकिट्स है वो इसको खराब करने लग जाते हैं। ठीक है, मगर ये स्पाइरोकिट्स जो है हमारी ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू होते हुए हमारे ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। तभी तो हम इसे बोल रहे हैं लेटेंट, और बाद में होने वाली। और ये कब हो रही है, ये और हफ्तों बाद हो रही है। ठीक है, सेकेंडरी सिफिलिस तक तो हमने देखा था कि वो हमारे क्या कर रहे थे, ब्लड स्ट्रीम में एंटर करके हमारी जो स्किन के पास वाली कैपिलरीज थी उन्हें अफेक्ट कर रहे थे। पर अब और आगे बात बढ़ चुकी है, अब ये आ चुके हैं हमारी ऑर्गन के पास, हमारे टिश्यू के पास। तो देखिए, एक होता है अर्ली फेज, एक होता है लास्ट फेज। एक बार मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूं यहाँ पे डिफरेंस क्या है। ओके, जो अर्ली फेज होता है अकर विद इन अ ईयर ऑफ इन्फेक्शन। ड्यूरिंग दिस टाइम स्पाइरोकिट्स री एंटर द ब्लड सो दे कैन फाउंड सर्कुलेटिंग इन लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कॉजिंग सिम्टम ऑफ सेकेंडरी सिफिलिस। यहाँ पर आपको बता रखा है कि जो अर्ली फेज होती है, अर्ली फेज एक ऐसी कंडीशन है जहां पर स्पाइरोकिट्स जो हैं 1 साल से पहले जितनी पहली पूरी बॉडी में फैल चुके हैं, पर वो 1 साल से पहले की कंडीशन है। जैसे ये पेशेंट यहाँ पे खड़ा है और इस पेशेंट को हो गया सिफिलिस, तो यहाँ पर 1 साल के अंदर इसमें जो जो चेंज आ रहे हैं और 1 साल में जो आखिरी के महीने चलेंगे उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं अर्ली फेज। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पाइरोकेट जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके इन्फेक्ट कर रहा है। एक होता है लास्ट फेज, यहाँ पर होता है आफ्टर ए ईयर। ये 1 साल के अंदर अंदर वाली फेज होती है अर्ली फेज, और 1 साल के बाद वाली फेज होती है लास्ट फेज, मतलब 1 साल के बाद वाली फेज, तो इसे हम कहेंगे लास्ट फेज। ओके, तो आफ्टर ए ईयर ऑफ इन्फेक्शन स्पाइरोकिट्स जनरली स्टे विद इन द टीनी कैपिलरी ऑफ वेरियस बॉडी ऑर्गन एंड टिश्यू। अब आप ये सोचोगे सर ठीक है, अगर ये ऑर्गन और टिश्यू में रहती है तो रहने दो, क्या दिक्कत है। पर ऑर्गन और टिश्यू में ये बहुत डैमेज करने वाली है, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स कितने अच्छे अच्छे हैं, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, लंग है, ब्रेन है। अगर ये ऑर्गन को अफेक्ट होने लग जाए तो आप खत्म हो, तो आपकी वाट लगा देंगे ये। ठीक है, तो देखते हैं स्पाइरोकिट्स कैसे हमारी बॉडी में अफेक्ट शो करता है। पर उससे पहले देखो, हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, अभी तक सो रहा है क्या। जब लेटेंट फेज आ गई, सेकेंडरी सिफिलिस हो गया, प्राइमरी सिफिलिस हो गया, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम कहता है भाई रुक जाओ। हमारे इम्यून सिस्टम है ये मैं बनाता हूँ यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम, वेट। ये जो है मैंने पर्पल कलर से हमारी इम्यून सेल बनाई। ये इम्यून सेल देखती है अच्छा गड़बड़ चल रही है, तो ये इम्यून सेल जो है अटैक करने आती है स्पाइरोकिट्स पे। किस पे अटैक करने आती है बच्चों, स्पाइरोकिट्स पे। ओके, पर इम्यून सेल जो है सारी तो किल कर नहीं पाएगी स्पाइरोकिट्स को, क्योंकि ये जो है काफी हद तक फैल चुकी है। शुरू शुरू में तो इम्यून सेल को पता ही नहीं लगा, बाद में जब पता लगा तो उसने देखा स्पाइरोकिट्स जो है काफी फैल चुकी है। तो ये इम्यून सेल क्या करती है, इंटरल्यूकिन्स निकालती है, साइटोकाइंस निकालती है। क्या क्या निकालती है बच्चों, साइटोकाइन। और साइटोकाइन इसलिए निकालती है ताकि एक इम्यून सेल तो मार नहीं पाएगी, तो बाकी और इम्यून सेल आ जाए।
तो बाकी सेल्स को बुलाने के लिए ये इम्यून सेल साइटोकाइन निकालती है, साथ ही साथ निकालती है इंटरल्यूकिन। क्या निकालती है बच्चों? इंटरल्यूकिन। तो हमारी इम्यून सेल निकालती है साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन, ताकि क्या हो, स्पाइरोकिट्स को मारने के लिए वहां पर उस ट्रेपोनिमा पैलिडियम के जो पैरासाइट है ट्रेपोनिमा पैलिडम, उसको किल करने के लिए सारी इम्यून सेल आना चाहती है। ठीक है, तो हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होता है। जैसा कि मैंने आपको इस लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप रीड कीजिए। इन टर्शरी सिफिलिस देयर इज अ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी विच मीन्स देयर इज एन इम्यून रेस्पॉन्स विच इज मेनली लेट डाउन बाय टी सेल। और यहाँ पर लीडर कौन है? टी सेल। टी सेल आता है अटैक करने, ठीक है, टी सेल, एंड देन रिक्रूट फेगोसाइट कॉल्ड मैक्रोफेज एंड कोज द रिलीज ऑफ प्रो इन्फ्लामेशन साइटोकाइन। जैसा कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पे साइटोकाइन जो है रिलीज होते हैं, और भी सेल्स आती है और यहाँ पर जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब जनरली अगर मैं बात करूं ट्रेपोनिमा पैलिडम को अगर मैं देखूं, तो ट्रेपोनिमा पैलिडम में मुझे देखने को मिलते हैं 3 तरह के एंटीजन, 3 तरह के मैन एंटीजन। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन, सेकंड इज स्पीसीज स्पेसिफिक एंटीजन, एंड थर्ड इज कार्डियोपिलिन, जो कि एक लिपिड एंटीजन होता है। तो यहाँ पर 3 एंटीजन है जो कि आपको देखने को मिलते हैं ट्रेपोनिमा पैलिडम में। जो सबसे पहला है ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन, वो सारे ट्रेपोनिम्स में होता है। और जो दूसरा है स्पीसीज स्पेसिफिक एंटीजन, नाम से पता लग रहा, स्पेसिफिक मतलब किसी स्पेसिफिक ट्रेपोनिमा पैलिडम में ये वाला एंटीजन होता है। तो इन्हीं एंटीजन पे हमारी इम्यून सेल जो है अटैक करने आती है। ठीक है, तो दीज आर द एंटीजन जो कि हमें इन्फ्लामेशन कर रहे हैं हमारी बॉडी में आके। कौन कौन से एंटीजन होते हैं ट्रेपोनिमा पैलिडम पे? ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन, स्पीसीज स्पेसिफिक एंटीजन एंड कार्डियोपिलिन। ओके, तो यहाँ पर अगर लड़ाई होगी इम्यून सेल में और हमारे ट्रेपोनिमा पैलिडम में, हालांकि वो हमारा है नहीं क्योंकि हमें खराब कर रहा है वो, तो ट्रेपोनिमा पैलिडम और इम्यून सेल में जैसे ही लड़ाई होती है तो इन्फ्लामेशन होता है। और क्या क्या चेंजेस आते हैं यहाँ पे आप देखिए। जब आपको ट्रेपोनिमा पैलिडम अटैक करता है आपकी बॉडी पे, मतलब सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू आपकी बॉडी में आ जाता है, तब क्या क्या चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में वो देखते हैं। तो देखो आपको नेक्स्ट लाइन में लिखा भी हुआ है रिजल्ट इन एओटाइटिस। टाइटिस का मतलब होता है, यहाँ पर जो आइटिस लग जाता है ये ITIS, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। और एओट का मतलब एओटा मतलब आर्टरी। तो आर्टरी में इन्फ्लामेशन हो जाता है जब कार्डियोवेस्कुलर सिफिलिस की कंडीशन होती है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपके हार्ट में सिफिलिस का पैरासाइट ट्रेपोनिमा पैलिडम जो है अटैक कर देता है। नेक्स्ट है न्यूरोसिफिलिस। यहाँ पर न्यूरॉन की जो सिग्नलिंग है उसमें प्रॉब्लम आती है, वाइब्रेशन सेंसेशन का लॉस हो जाता है ह्यूमन में से, पर्सन में से। समटाइम क्या होता है, स्पाइरोकिड्स जो हैं कैपिलरी में इन्वेड हो जाते हैं और आपको स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम देते हैं। चलिए, तो अगर स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आएगी तो आपको सेंसेशन में लॉस हो जाएगा, साथ ही साथ वीकनेस भी आएगी, और कई कंडीशन में पैरालिसिस भी हो सकता है। और ये पैरालिसिस आपको देखने को मिलेगा मोस्टली इन लेग्स। ओके, कहाँ पर होगा? लेग्स में पैरालिसिस हो सकता है। तो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, मल्टीपल सेक्स पार्टनर ना रखें, क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल सेक्स पार्टनर है तो आपको उतने ही ज्यादा चांसेस है सिफिलिस होने के। अब आप बोलोगे सर हमें साइंस वाले और हमारे पास एक सिंगल सेक्स पार्टनर नहीं है, मल्टीपल तो दूर की बात है। तो फिर टेंशन मत लो, मजे करो, कुछ नहीं होना तुम्हें। ना तुम्हें लॉस ऑफ सेंसेशन होगा, ना तुम्हें वीकनेस होगी, ना तुम्हें पैरालिसिस होगा, ना तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड खराब होगी, ना ही तुम्हें कोई न्यूरोसिफिलिस होगा, ना ही तुम्हें कोई कार्डियोवेस्कुलर सिफिलिस होगा। कुछ भी नहीं होने वाला तुम्हें, मस्त रहो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये जो स्पाइरोकिट्स है ये बड़ा बदमाश है। मैंने आपको बोला था कि ये मेनली ऑर्गन पे अफेक्ट करेगा, तो ये ब्रेन पे जाके अफेक्ट कर देता है। अब ब्रेन के ऊपर तो ब्लड ब्रेन बैरियर होती है, तो कोई भी आसानी से पहुंच नहीं सकता, पर ये स्पाइरोकिट्स वहां पे भी पहुंच जाते हैं। और अगर ये ब्रेन को खराब कर देंगे तो ब्रेन से ही आपका कोऑर्डिनेशन हो रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे ब्रेन से सिग्नल आ रहे हैं, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो भी मेरे ब्रेन से सिग्नल आ रहे हैं, मैं किसी चीज को पिक कर रहा हूँ, कहीं समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ, याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये सारा काम मेरा ब्रेन ही देखता है। ओके, आप लेक्चर को सुन रहे हो, समझ रहे हो, याद करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सारा आपका ब्रेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। तो अगर ब्रेन में ही स्पाइरोकिट्स चल जाएंगे तो क्या क्या चेंजेस आएंगे? आपका कोऑर्डिनेशन खराब, आपकी स्लर्ड स्पीच, आप बोल भी सही से नहीं सकते, फिर अल्टरनेट बिहेवियर या फिर अल्टर्ड बिहेवियर, आपका बिहेवियर बिल्कुल ही अल्टरनेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एकदम अल्टर हो जाएगा। एंड मसल मूवमेंट्स में भी दिक्कत आएगी और पैरालिसिस भी हो सकता है। पैरालिसिस तो फ्री है, सिफिलिस के साथ पैरालिसिस फ्री में ले लो, ठीक है।
नेक्स्ट आपको दे रखा है सिफिलिस ऑल्सो अफेक्ट आई, मतलब अगर आई में स्पाइरोकिट्स आ गया, आई में आपका ट्रेपोनिमा पेलिडम आ गया, तो वो प्यूपिल की जो लाइट रिफ्लेक्स की प्रॉपर्टी होती है उसको भी लॉस्ट कर देगा। ठीक है, तो आप तो टेंशन, मतलब आप तो साइंस वाले हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी आंखें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज कॉन्जेनाइटल सिफिलिस। जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर मदर में होता है सिफिलिस तो मदर के थ्रू बेबी में भी हो सकता है। ठीक है, और जो बेबी है उसकी डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे बेबी ग्रो हो रहा है और प्लेसेंटा के थ्रू सिफिलिस चला गया तो बेबी की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है, बेबी की नाक सही से नहीं बनेगी, बेबी के कान डैमेज हो सकते हैं, आंखें डैमेज हो सकती है, ब्रेन प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, तो काफी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। इसलिए जब भी बेबी ग्रो होता है यूट्रस में तो डॉक्टर उसका पूरा चेकअप करता है कि इसको कोई बीमारी तो नहीं है, इसको पैदा होने से मदर को कोई खतरा तो नहीं है, या फिर बच्चे को पैदा होने से कोई खतरा तो नहीं है। सारी बीमारी हम चेक करते हैं और पहले ही हम सारे सिम्टम्स देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर फीमेल को सिफिलिस है तो वो जो बेबी होता है वो भी अफेक्टेड होता है, तो काफी गंदी बीमारी है। पर अगेन मैं बोलूंगा साइंस वालों को तो होनी नहीं है, क्योंकि हम है विदाउट सेक्स पार्टनर, सिंगल तो दूर की बात है, मल्टीपल तो बहुत ही दूर की बात है। चलिए, यहाँ पे आपको दे रखे हैं कि क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये आप देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे डायग्नोसिस, कि हमें कैसे पता लगेगा सिफिलिस आपको हो चुका है, हम किसी को कहेंगे कैसे कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपको सिफिलिस है। तो चलिए देखते हैं कैसे कहेंगे। देखो, सबसे पहला और बेस्ट तरीका है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। ये जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है ना, इससे आप आसानी से पता लगा सकते हो। दूसरा, आपके ब्लड में अगर स्पाइरोकिट्स है तो भी आप पता लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर स्पाइरोकिट्स है मतलब आपको सिफिलिस है, क्योंकि सिफिलिस में स्पाइरोकिट्स का फॉर्मेशन होता है। Second, diagnosis is confirmed by serological test and this look for antibody against pull antigen। जो भी हमारे ब्लड में एंटीजन आए थे, जैसा कि मैंने आपको कहा था सिफिलिस के कुछ एंटीजन होते हैं, जैसे ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन, स्पीसीज स्पेसिफिक एंटीजन एंड कार्डियोपिलिन। तो इनके अलावा इनके खिलाफ जो हमारी इम्यून सेल एक्शन करेगी इनके खिलाफ, तो हमें पता लग जाएगा। अगर इम्यून सेल ने जो भी एक्शन लिया है तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ आपको सिफिलिस है, तो हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम करते हैं सेरोलॉजिकल टेस्ट। नेक्स्ट इज नॉन ट्रेपोनिमल, दिस इज टी, यहाँ पे टी आएगा, नॉन ट्रेपोनिमल टेस्ट, जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है, आरपीआर वगैरह। एक होता है ट्रेपोनिमल टेस्ट, एक होता है टी पैलिडियम पार्टिकल एग्लूटिनेशन। तो आपको यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट के नाम याद रखने हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको लिखा हुआ है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, जहां पर हम स्पाइरोकिट्स देखते हैं फ्लूइड में। सेकंड इज डायग्नोसिस कंफर्म बाय सेरोलॉजिकल टेस्ट, जहां पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हम देखते हैं। थर्ड इज नॉन ट्रैपोनिमल, जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है। फोर्थ इज ट्रैपोनिमल, ओके। एंड फिफ्थ इज टी पैलिडम, मतलब वही ट्रैपोनिमल पैलिडम पार्टिकल एग्लूटिनेशन। अगर एग्लूटिनेशन हुआ है, गुच्छा वगैरह बना है, तो हमें पता लग जाएगा। तो दीज आर द डायग्नोसिस। और नाउ ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखो, इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है पेनिसिलिन। क्या होता है बच्चों? पेनिसिलिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं पेनिसिलिन जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है, तो पेनिसिलिन से इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। साथ ही साथ किसी केस में हम डॉक्सीसाइक्लिन का भी यूज करते हैं, तो डॉक्सीसाइक्लिन एंड पेनिसिलिन। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि अगर आपको सिफिलिस है तो आप पेनिसिलिन दे सकते हो पेशेंट को, या फिर डॉक्सीसाइक्लिन भी दे सकते हो। और इससे क्या होगा, स्पाइरोकिट्स जो है हमारी बॉडी में वो खत्म होने लग जाएंगे। पर जैसे मान लो ये स्पाइरोकिट्स से, अगर ये स्पाइरोकिट्स जो है खत्म होने लग गए तो यहाँ से एंटीजन निकलेगा, क्योंकि जब ये स्पाइरोकिट्स किल होंगे तो ये एंटीजन छोड़ के जाएंगे। क्या छोड़ के जाएंगे? एंटीजन। तो यहाँ पे लिखा है कि पेशेंट जिसको सिफिलिस है उसको बुखार आ सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, मसल में और जॉइंट में पेन हो सकता है, कुछ घंटों से कुछ दिन के अंदर अंदर ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जैसे जैसे स्पाइरोकिट्स डाई होते जाएंगे। स्पाइरोकिट्स डाई क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने पेशेंट को पेनिसिलिन दे दिया है। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है हमने पेशेंट को दे दी, अब वो स्पाइरोकिट्स को डाई करेगा, और जैसे जैसे स्पाइरोकिट्स जो है मरते जाएंगे वो रिलीज करके जाएंगे एंटीजन को। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है ओवर ड्राइव हो जाएगा उस केस में, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको खत्म करने में लग जाएगा। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? पेनिसिलिन देने की वजह से। ठीक है, और सिफिलिस के कुछ कॉमन सिम्टम्स है, जैसे कि बुखार आना, पसीना आना, मसल में दर्द होना, जॉइंट में पेन होना, ये कुछ घंटों से कुछ दिन में देखने को आपको मिल जाएंगे। तो दीज आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ सिफिलिस एंड दीज आर द डायग्नोसिस। और यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से सिफिलिस जो है हमारी पूरी बॉडी को खराब कर रहा है। ठीक है, आपको नहीं होगा,
आपको पता है आपको क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप साइंस वाले हो। दिस इज लेटेंट, दिस इज सेकेंडरी सिफिलिस, दिस इज द प्राइमरी सिफिलिस एंड दिस इज द कॉन्जेनाइटल सिफिलिस सब टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लेट। नाउ फर्स्ट वे मैंने आपको बताया था एक्वायर्ड सिफिलिस, जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है, और ये सिफिलिस की थोड़ी बहुत तारीफ मैंने आपको करी। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो।